हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हॉरर स्टोरीज चैनल 1 में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम रणविजय बादल है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में काम करते थे। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटा कर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ते रो रहे होंगे, इसलिए सब्ज़ी लेकर आते वक्त मैं एक बिस्किट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कुत्ता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज का छिछला पानी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कि कोई पानी में डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास के छत भरने का सामान उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में फेंक दिया। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी थी, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं वहाँ वो सब करे जा रहा था जिससे कि मैं कुत्ते की जान बचा सकूं। लगातार कोशिश करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पानी के अंदर कुत्ते के पैरों को कोई पकड़ रहा है। ये सब देख के मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से अपना हाथ छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक दुर्घटना हुई। मैंने किसी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने वह डरा हुआ कुत्ता पानी के नीचे खिंच गया और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ सर तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फौरन वहाँ से भागा और नौके पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का सर भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला गया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहाँ एक मजदूर की मौत को देखा। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने से वह गिरकर मर गया, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर क्या चीज़ मंडरा रही है। कहा जाता है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वह उसी खुली हुए सीवेज खड्डे में गिरा था जहां मैंने वहाँ दिल दहलाने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है। जब वहाँ मकान बन जाएगा तो वहाँ रहने वाले लोगों की क्या परिस्थिति होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात
फैलाना शुरू किया तो मेरे घर पर ही मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आ धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हॉस्टल ले लिया। फिर मैंने सोचा लोगों को अपने इस डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहिए। मेरा नाम साधना है और मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता था। देहरादून में एक अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वो देखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इस आदत के कारण पूजा एक दिन रूह कपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। वो दोपहर का समय था। मुझे याद है जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्द ख़त्म हुआ तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखने जाने चाहती थी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ऊंची हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक ना सकी। थोड़ी ही देर में वो लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी कुछ बात थी और साथ चलते अजीब गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास पहुंचे तो अचानक वो लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। वो बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने जब उसे हाथ से इशारा करके मूवी थिएटर के अंदर बुलाया तो उस लड़के ने अलग ही नज़रों से हमको देखा। अब मैं खतरा भाप चुकी थी। कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोक दिया, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। पल पल के लिए जैसे मेरे पैर वही ज़मीन में गड़ गए। मैं माथे पर अचानक पसीने छूट गए। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वो उसे जल्दी से साथ लाने को शायद बोल रही थी ताकि मूवी शुरू ना हो जाए। शायद पूजा को ये मलाल था कि वो लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर ना जाए। मैं दूर से उसकी बहस साफ साफ सुन पा रही थी। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। ये सब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा। अगले ही पल वो दोनों मेरी नज़र से गायब थे। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद लानी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मैंने सोच लिया था। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वह पूजा ज़मीन पर बेहोश मिली थी।
उसके चेहरे पर खरोंचे जान के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफनाक हो गया था। फिर मेरी नज़र उसके सलवार की ओर गई। वह गहरी खून से लथपथ हो चुकी थी। अभी मैं कुछ बोलूं उसके पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर घर तक पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उससे पूछा कि उस पल क्या हुआ था और लड़का कैसे गायब हुआ और उसको क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम दे दी ताकि वो मुझे सब कुछ सच बात बता दे। लेकिन आंसू भरी नज़रों से उसने मुझे देखा और बोली, अगर तू अपनी दोस्त को ज़िंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझे कभी नहीं पूछना। इस घटना के बाद पूरी तरह से वो बदल गई थी। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया था। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित जो भी घटना हुई, मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी वो आपको मैं बता नहीं सकती। आज भी मैं देर रात में खौफ से जागती हूँ कि वो दिन क्या हुआ था। मेरा नाम सुमित जानी है और मैं एक्सिस बैंक के लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम है, पर फिर भी एक पक्का दोस्त मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम वीरल था और वो मेरे साथ मेरे बैंक में काम करता था। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वीरल बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारे घूमने का मन था, तो मैंने भी फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फौरन वहाँ जाकर फ्रेश हो गए। रात का सफ़र कम थकान देता था। छुट्टियों का सीज़न था तो समुंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे हम लोग। मैं और विरल तो वहाँ का नज़ारा देखकर झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं था, पर फिर भी विरल मुझे खींचकर ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेन लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी इससे दूर हो जाए, लेकिन विरल तो वही शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठ बैठ उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वो लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब दिया तो नहीं, पर हंसकर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना कोट पहनकर वहाँ से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी। वहाँ पर जहाँ वो लड़की लेटी हुई थी, उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था।
अभी मैं ये बात वीरल को बोलूँ इसके पहले वीरल मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और वीरल मुझे बोला कि आज तो ये लड़की से दोस्ती करके रहेगा, तू खाली मेरा साथ देना, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। ज़मीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया तो उसके पैरों की छाप केवल दो ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। मैंने वीरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है। वही एक चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उसे हल्की ही लगने लगती है। वीरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वहाँ फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों में ऐसा लग रहा था कि वो हमें बुला रही हो। अब वीरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था, तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो वीरल मेरे और देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। करीब 15 मिनट हुए पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे वही रहे और बाहर नहीं निकले। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं वीरल को उसने कुछ कर ना दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, वीरल वीरल, कहाँ हो तुम। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें खूब लाल थी। वह जोरों से हंस रही थी और गुस्से में मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर में हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे और फिर मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वही खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वो भयानक फॉरेन लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया। वहाँ देखा तो वीरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वो मेरी बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र वीरल के पैर पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहाँ बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में वीरल सदमे से बाहर आया और हम होटल चले गए। वीरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए
मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने वीरल से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया, या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती करना ना पड़े। वीरल को हंसाने की यह तरीका नाकाम रहा। वह बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त वीरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वे पूरी तरह खौफ से नहीं बाहर निकला। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में वीरल ने मैंने कभी फिर बात नहीं की। शायद यही तरीका था कि वो उस घटना को भूल जाए। मेरा नाम कौशिक बारिया है और मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास घर का मकान नहीं था और हम किराए के मकान में दर बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए हमें मजबूर किया करते थे, ताकि पुराने की किराएदार के हक हमें ना मिल पाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा घर है, जहाँ मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रह रहे हैं। मैं आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले दिनों दरबारगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे तब हुआ था। भगवान जानता है कि उस किराए के मकान में हमने क्या क्या मुश्किलें झेली थी। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आ पाया, यही एक कुदरत का बड़ा करिश्मा है। वरना मुझे तो उस दिनों यही लगता था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेतों की बलि चढ़ जाएगा। मुझे याद है, उस दिन हम ट्रक के सामान भरकर दरबारगढ़ पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने हमारा पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नज़र आया। मैंने फौरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा सफ़ेद धागा था, जो पूरी तरह से ताज़े खून से सना हुआ था। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून सने धागे मिलने लगे। कील के हाल में धागे और खड़े मांस के छोटे टुकड़े हमें मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वह घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीज़ें घर के अंदर पहुंची गई, ये बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को यह किस्सा बताया, पर उन्होंने ये बात बोलकर टाल दी कि यह सब किसी कीड़े का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते, पर फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वो मकान भी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात में उस भयानक शक्तियों ने अपना कहर हम पर बरसाना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। पापा और माँ ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो देखा
कि मेरी बहन अंदर बेहोश पड़ी है। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसे मुझे दीवार पर मारा और मैं बेहोश हो गई। ये बात सुनकर मेरे तो पसीने ही छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और हम क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर के दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों में खून की धाराएं रिस रही है। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी। एलपीजी की बोतल से आग निकल रही थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेहोश पड़ी थी जैसे पिछली रात मेरी बहन बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी छाटकर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी चीज़ से वार किया जिससे कि मैं बेहोश हो गई। मेरी बहन मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुके थे और मुझे अब यही डर सता रहा था कि वो प्रेत मेरे परिवार के किसी की जान ना ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह ही हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों के इशारे किए जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक फैसला ले लिया कि हम अब पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लाकर दीदी को साथ लेकर जाए, अभी घर के बाहर निकल जाए। माँ ने ठीक वैसे किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई और उनसे किसी वजन हथियार से मेरे दिल पर वार किया और वह फिर परछाई दीवार में चली गई थी। उसके बाद मेरे दिल में तेज़ दर्द हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ है। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ठान ही ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों ने मुझे मदद की
मकान से सामान निकालने की। उस रात भी मेरे परिवार को रहने के लिए मेरे दोस्तों ने ही जगह दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, आप भी मुझे अपने साथ घटी या अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी और के साथ भी घटी कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।